So you all are welcome to this class. Today we will going to focus our attention towards very important unit that is called as electromagnetic induction and AC. So what is electromagnetic induction? सर ऊपर नहीं दिख रहा है। सर ऊपर का नहीं दिख रहा। अच्छा यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रो electromagnetic induction is the phenomenon of electromagnetic induction. इसको बच्चों शॉर्टकट में हम लोग EMI बोल देंगे। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलेंगे? EMI। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन EMI। EMI को चलो हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो EMI है क्या? इट इज फेनोमेनन ऑफ production of induced EMF। अभी आपको मैं बताऊंगा इंड्यूस्ड EMF क्या है। इंड्यूस्ड क्या? ये न्यू चैप्टर है। It is phenomenon of production of induced EMF। इंड्यूस्ड EMF का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि क्या होता है इसको मैं बताऊंगा अभी। मतलब कोई बैटरी वगैरह डायरेक्ट नहीं लगाई जाती है, करंट हो जाता है ना। इस करंट को बच्चों क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और उस इंड्यूस्ड करंट के बिहाइंड जो वोल्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड EMF। तो इट इज फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। induced EMF या induced current in a coil। induced current in a coil due to change of magnetic flux through it means coil। It is phenomenon of production of induced EMF या current in a coil due to change of magnetic flux through it। देखेंगे it was first observed by Faraday। माइकल फैराडे ने 1821 में माइकल फैराडे ने इस फेनोमेना को ऑब्जर्व किया था। 1821 मतलब इस समय बच्चों कितना है? 200 ईयर्स हुए। 2021 है। लगभग 200 साल के पहले की बात हम करें, जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनको नहीं पता था कि एक दिन फैन होगा, एक दिन ऐसा है ना, एक छोटा सा बल्ब आएगा जिसको स्विच ऑन कर देने से लाइट आ जाएगी, AC आ जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस होगी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था 200 ईयर्स बिफोर। ठीक है, हम लोगों की 3-4 पीढ़ी के आगे के लोग नहीं जानते थे कि ऐसा भी वर्ड हो सकता है। तो ये माइकल फैराडे को इसकी क्रेडिट जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इन्वेंट करने, ऑब्जर्व करने की। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स आप जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। अब उस इन सिमिलर मैनर यू विल डिफाइन number of magnetic field lines passing through a surface normally held in magnetic field। You define magnetic flux। magnetic flux को बच्चों हम लोग phi से लिखेंगे। देखिए, it is defined as the number of magnetic field lines
passing through a surface, passing through a surface, passing through a surface normally, which is held in magnetic field, which is held in magnetic field. माने बच्चा एक सरफेस के, कोई सरफेस है जो मैग्नेटिक फील्ड में है, उसको नॉर्मली कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। सपोज यू हैव अ मैग्नेट एंड यू हैव अ सरफेस, तो बच्चों ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके क्लोज लूप बनाती हैं। वही जितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं इसको नॉर्मली, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, ई ए कॉस थीटा, ई कॉस थीटा इंटू यस, ई एस कॉस थीटा आपने पढ़ा है। तो ई कॉस थीटा बच्चों क्या हुआ करता था बताओ, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस। ई कॉस थीटा क्या था, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस इंटू सरफेस एरिया, ई कॉस थीटा इंटू यस, ई एस कॉस थीटा आपने पढ़ा, ई डॉट एस। इन सिमिलर मैनर मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की तो क्वालिटेटिव मीनिंग हो गई कि कितनी फील्ड लाइंस किसी सरफेस से नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। अभी इसका रिलेवेंस बताऊंगा इस फार्मूले का, ये फार्मूला आया कैसे, कितनी फील्ड लाइंस किसी सरफेस को नॉर्मली क्रॉस कर रहे हैं बच्चों, वही क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। लिखो, इट इज डिफाइंड एज द product of component of magnetic field normal to surface, वो इसके पहले क्या जो वो तो एक क्वालिटेटिव मीनिंग था, कितनी फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, इट वाज अ क्वालिटेटिव मीनिंग। अब उस क्वालिटेटिव मीनिंग को मैं न्यूमेरिकली डिफाइन कर रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, कह दो इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस एंड सरफेस एरिया, ठीक है। सपोज यू हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी, है ना जी, और आपके पास एक सरफेस है, यू हैव अ सरफेस ऑफ एरिया ए, एरिया का एक सरफेस है, ये सरफेस का क्या है बच्चों, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब यू कैन से क्या, एरिया वेक्टर। अब बी का कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ बी का कंपोनेंट बताओ अलोंग नॉर्मल टू द एरिया, क्या हो जाएगा बच्चों, मान लो सपोज दिस एंगल इज थीटा, मान लो एंगल कितना बच्चों, थीटा, सपोज दिस एंगल इज थीटा, then component of magnetic field normal to surface will be b cos theta, component of field normal to surface बच्चों कितना हो जाएगा, b cos theta, ठीक है। तो we have phi equal to कितना हो जाएगा बच्चों, b cos theta into a, तो here b cos theta बच्चों क्या है, here b cos theta क्या है, what is b cos theta, component of magnetic field normal to surface, नॉर्मल टू सरफेस, ये क्या है बच्चों, सरफेस एरिया है। और थीटा क्या है बच्चों, व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच एंगल बच्चों, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड नॉर्मल, बी वेक्टर और नॉर्मल के बीच में, नॉर्मल किसका, सरफेस के नॉर्मल, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है।
तो b cos theta will be the component of area along normal. Along normal means surface के perpendicular. तो b cos theta into a. तो इसको और सिंप्लीफाई करें बच्चों, हम लोग क्या लिख पाएंगे जरा बताओ। इक्वल टू बी ए cos थीटा, यही बच्चों एक वर्किंग फॉर्मूला आपका बी ए cos थीटा। दिस इज वर्किंग फॉर्मूला। इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख देंगे, बी डॉट ए। वेक्टर फॉर्म में बच्चों क्या लिख देंगे हम लोग, बी डॉट ए। इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट इट बी डॉट ए। तो बी ए cos थीटा is the value of magnetic flux through a surface। ठीक है, अब बोलिए कि जैसे बच्चों कैसे फॉर्मूले को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज यू हैव अ मैग्नेट, एक बच्चा आपके पास मैग्नेट है, यू हैव अ मैग्नेट, आप तो यही सरफेस की दो पोजीशंस हैं, कौन कौन, फर्स्ट और सेकंड। तो आपको बताना है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों देख लो ऐसे निकल रही है, ऐसे। ठीक है, तो आप देख करके बताइए किससे ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, देख करके बताइए। देख करके बताओ। नहीं दिख रहा है? यस, अब दिख रहा है? यस सर। हाँ, थ्रू विच सरफेस फ्लक्स इज मोर, लाइंस किसको ज्यादा क्रॉस कर रही है, 1 से 2 से? 1 से 1 पोजीशन। हाँ, तो बच्चों इसका मतलब आप कह सकते हो, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट यहाँ पर ज्यादा होगी 1 की पोजीशन पर, 2 पोजीशन पर, पोजीशन 1 और पोजीशन 2, वेयर मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर। भाई मैग्नेट के स्वाभाविक है पास में। हाँ, तो देखो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और बच्चों फिर एरिया, जैसे सपोज है ना, और लाइंस है, अब हम इसको मिटा दूं। पहले आपने देख लिया मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड, मींस जितना नियर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की उतनी ज्यादा वैल्यू होगी और उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। अब यह एरिया है, और इसके बाद एरिया की वैल्यू को हम बढ़ा दें तो बिगर एरिया स्मॉलर एरिया का सरफेस हो, किससे ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, बिगर एरिया। हाँ गुड, मतलब एरिया पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आपने एक बार मैग्नेट को सरफेस को क्लोजर लाए, मैग्नेटिक फील्ड को आपने बढ़ाया, दूसरा फैक्टर क्या है, एरिया को हमने बढ़ाया, और तीसरा फैक्टर बच्चों क्या है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बदल करके, ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेट। देखो जैसे बच्चों एकदम ऐसे परपेंडिकुलर है तब तो ज्यादा से ज्यादा लाइंस पास होगी। यदि इसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो देखो ये लाइन देखो कट गई, और हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें, देखो ये भी लाइन अब नहीं क्रॉस हो पा रही है, हम और टिल्ट कर दें, देखो ये लाइन जो अब क्रॉस नहीं हो पा रही है। तो ऐसे बच्चों यदि हम लोग है ना, इसको ऐसे सरफेस जो ऐसे था परपेंडिकुलर था, सबसे ज्यादा लाइन से पास हो रही थी। लेकिन जैसे ऐसे ऐसे हम करते जा रहे हैं, जब एकदम इसको हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग कर देंगे, पैरेलल कर देंगे, मतलब थ्री लाइंस उसको क्रॉस नहीं करके सरफेस के पैरेलल ग्रेज करके चली जाएंगी, है ना जी। वो तो जब चीरती है, जब क्रॉस करती है तब फ्लक्स काउंट होता है। तो मतलब बच्चों इसका मतलब थीटा पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, थीटा पर भी डिपेंड करता है। लेकिन बोले सर कॉस थीटा ही क्यों है, साइन थीटा क्यों नहीं? अभी आप ऑब्जर्व कर लोगे कि कॉस थीटा पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है सर, तो किसी भी सरफेस पे, हाँ बोलो सर ये मतलब नॉर्मल के अलोंग बी cos थीटा कैसे हुआ, वो नहीं समझ आया। नॉर्मल के लॉन्ग। अच्छा बताओ, कोई सरफेस है, जैसे सपोज दिस इज सरफेस, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और इस कॉइल का नॉर्मल बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस कॉइल का नॉर्मल है, तो आप बताओ कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। मान लो सरफेस ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो कुछ एंगल बन रहा है। मान लो सरफेस ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल है, तो सरफेस को मैं ऐसे करूं कुछ एंगल बनेगा ना नॉर्मल के साथ। ये नॉर्मल है, ये क्या है, सरफेस का नॉर्मल है।
और ये मैग्नेटिक फील्ड Yes, sir. ऑलवेज आपकी डायरेक्शन में है। तो जब देखो ये सरफेस मान लो ऐसे है, इसका नॉर्मल अभी 90 डिग्री बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, चाहे आप ऐसे समझ जाए ऐसे। ये वाला पेन जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, और सरफेस का भी मैग्नेटिक फील्ड क्या बच्चों, पैरेलल। लेकिन अब धीरे धीरे देखो मैं इसके ओरिएंटेशन को बदल रहा हूं, देखो ये एंगल देखो बदलता जा रहा है, एंगल बदलता जा रहा है। जब ऐसे हो जाएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल होगा तो थीटा कितना आएगा, 0। और जब मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल है तो थीटा कितना है, 90। तो पैरेलल पर बच्चों 90 डिग्री, और जब मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल देन थीटा कितना आ जा रहा है, 0। थीटा कितना आ जा रहा है, 0। तो एक चीज जान लो, जब परपेंडिकुलर होती है कोई तभी तो क्या करती है बच्चों, क्रॉस करती है ना, ऐसे अभी तभी फील्ड लाइन क्या करेगी, क्रॉस कर, तभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो देख लो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जब ऐसे पैरेलल हो जाएगा तो कोई फील्ड लाइन इसको क्या करेगी, क्रॉस नहीं करेगी, cos 90 हो जाने पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो cos से वेरीफाई हो रहा है ना जी, देख लो अभी कितना थीटा है, 90 डिग्री। अब जरा Yes, इसमें sir. रखो cos 90 क्या हो जाएगा, 0, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, किसी सरफेस के पैरेलल फील्ड लाइंस जब जाती हैं तो फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। और ये बच्चों ऐसे है, सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस है, सरफेस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, या ऐसे सॉरी ऐसे बोल दो ना, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप, प्लेन ऑफ कॉइल या सरफेस के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा बच्चों कितना है, बोलो 0। और फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है आप ही बताओ, जब परपेंडिकुलर होता है ना जी। अभी आप देख लो, जैसे मैं ऐसे बनाऊं, जैसे सपोज यू हैव अ सरफेस और फील्ड लाइन बच्चों अभी ऐसे क्रॉस कर रही है, तो अभी बताओ क्या है, फ्लक्स जो है मैक्सिमम है। लेकिन इस सरफेस को हम लोग थोड़ा सा टिल्ट करते चले जाएं, सरफेस को टिल्ट कर दी, देखो एक लाइन कट गई, और हम लोगों ने टिल्ट किया और एक लाइन कट गई। जब हम लोग इसको पैरेलल कर देंगे तो कोई फील्ड लाइंस इसको क्रॉस नहीं करेंगी। तो पैरेलल होने पर थीटा कितना हो जाएगा, तुम्हें बताओ। कॉइल के पैरेलल ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा बच्चों कितना हो जाएगा, 90। और जब थीटा 90 होगा, cos 90 की वैल्यू रखें, प्लस कितना होगा, 0। ये फार्मूले से हुआ। और क्वालिटेटिवली आप बताओ, जब किसी सरफेस के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कोई लाइंस उसको क्या करेगी, क्रॉस नहीं करेगी। तो इस केस में देखो नो लाइंस आर क्रॉसिंग, लेकिन इस केस में मैक्सिमम लाइंस आर क्रॉसिंग। तो फ्लक्स बच्चों मैक्सिमम कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। ये बच्चा कॉइल का सरफेस है, ये क्या है उसका, इस कॉइल का नॉर्मल है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यदि इसको आप ना देखो, अभी सिर्फ इसको देखो, ये कॉइल के प्लेन के क्या है, कॉइल के प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड अभी इस पोजीशन में क्या है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, इसको भूल जाओ तुम। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल, गुड। ऐसे इस केस में यदि मैं इसका नॉर्मल खींच दूं, सरफेस का नॉर्मल खींच दूं बच्चों, तब आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, 0। कितना एंगल है, 0। तो 0 डिग्री बच्चों कब होगा, जब प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और तभी फ्लक्स मैक्सिमम होगा। cos 0 कितना हो जाता है, 1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos कितना होता है जी, 1 होता है। तो magnetic flux will be maximum when magnetic field is perpendicular to plane of coil, और magnetic field, तो magnetic flux will be 0 when magnetic field is parallel to the plane of coil। देख लो बच्चों, तो इस केस में थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। हम समझते हैं कि यार, आप समझते हैं, बोलो यार, सही समझते हैं आप? कंपोनेंट ठीक है। ट्यूनिंग में हाँ तो भाई, सर, हाँ कंपोनेंट, हाँ यस यस यार, मान लो ये बी है, सपोज दिस इज बी, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा भैया कंपोनेंट निकालना। जैसे सपोज कोई ये बी है, दिस इज बी, तो इसके अलावा इसका कंपोनेंट बताओ, इस लाइन के अलावा इसका कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा, बोलो। यस सर। आपने ऐसे पढ़ा, चलो सपोज दिस इज वेक्टर बी और ये एंगल थीटा है,
तो बी का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा बच्चों, बी कॉस थीटा, यही है। एंगल के पास वाले में क्या कॉस, एंगल के पास में क्या रखना बच्चों, कॉस रखना, और ये ऐसे 90 डिग्री बना दो, ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, बी कॉस वाला थीटा बी साइन कॉन्सेप्ट, थीटा। क्या ये पास वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा कि साइन थीटा भी तो पास रहता है। वही ना सर, गुड, कंफ्यूजन हो रहा। ठीक ठीक शाबाश। देखो भैया, आप बताओ, सपोज दिस इज अ वेक्टर, एक वेक्टर आर हम मान लें, एक वेक्टर हम मान लें जिसका मैग्नीट्यूड आर है, ठीक है। ये बच्चा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लो एक्स है, वर्टिकल कितना वाई, ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो जरा आप इस कंपोनेंट को निकालिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, थीटा हो गया, जरा कॉस थीटा निकालो, बेस एक्स अपॉन हाइपोटेनस आर, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा आया। जरा साइन थीटा निकालो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर वाई बाई हाइपोटेनस आर, तो वाई इक्वल टू आर साइन थीटा हुआ। तो वाई के लॉन्ग इधर क्या हो जाएगा बच्चों, आर साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो एंगल के पास वाले ये है कि ये एंगल के पास है, इसमें एंगल कहाँ है जी, एंगल तो इसमें है ना, एंगल तो इसमें है, इसलिए उसमें कॉस, तो यस जिस सर। इन दोनों आर्म के बीच में एंगल, इसलिए इसमें क्या आया, कॉस आया। ठीक है, गुड, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, आपको समझ नहीं आ रहा तो पूछना स्वाभाविक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ज्वाइनिंग दिस क्लास, यही है ना, आपका डाउट क्लियरेंस होना चाहिए। बुक्स में तो अच्छा अच्छा लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो बच्चों, एक बात साबित हो गई कि ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का दिया जा सकता है, बी ए कॉस थीटा। तो हम यदि क्लास 10th लेवल पर जाएं तो हम लोग बच्चों कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताओ, व्हाट आर द 3 वेज बाय विच वी कैन चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप कह सकते हो बाय चेंजिंग strength of magnetic field, means by bringing relative position, by bringing magnet closer to the coil, या coil को magnet के closer, मतलब B को बढ़ा करके, और दूसरा बच्चों क्या है हमारा, एरिया ऑफ द लूप बढ़ा करके, और तीसरा क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल को चेंज करके। हम लोग 3 तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को बच्चों क्या कर सकते हैं जी, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक स्टार मार्क बना के लिखो, आई इक्वल टू बी, लिखो बच्चा, एक थीटा 0 डिग्री हो, थीटा क्या हो, जीरो, किसी फ्लैट सरफेस के लिए है फॉर्मूला, फाइव इक्वल टू बी ए कॉस थीटा इज एप्लीकेबल फॉर अ फ्लैट सरफेस। अभी करंट सरफेस के लिए मैं बताऊं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बताया था कि थीटा 0 है, मतलब क्या हुआ बच्चों, थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस का दो, परपेंडिकुलर सरफेस का दो, परपेंडिकुलर टू सरफेस का, ओबीएस है। वह सरफेस कौन सा है, प्लेन ऑफ कॉइल है। बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसे डायग्राम बना लो, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज सरफेस ऑफ एरिया ए, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना हो जाता है 1, तो फाइव इक्वल टू क्या हो गया, बी ए, दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है बच्चों, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी ए। नेक्स्ट स्टार बनाओ, if theta is 90 डिग्री, मतलब बी वेक्टर इज पैरेलल टू सरफेस, सरफेस के पैरेलल हो बच्चों, जैसे दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है, सरफेस है, ये क्या है, सरफेस, सरफेस के पैरेलल हो, ठीक है, सरफेस के बच्चों क्या हो, पैरेलल हो, ऐसे हो। तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, तो इसका नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, तो फाइव इक्वल टू बी ए कॉस 90, और इसका नॉर्मल बच्चों इस समय कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो फाइव इक्वल टू बी ए कॉस 90, तो फ्लक्स बच्चों कितना आ जाएगा, 0। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा आप बताओ, व्हेन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मिनिमम फ्लक्स क्या होगा, व्हेन सरफेस इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैं स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ, चलिए, इफ सरफेस इज कर्व्ड,
एक स्टार मार्क बना के लिखेंगे, इफ सरफेस इज, आपको फार्मूले में यही यूज होगा बी ए कॉस थीटा, बस मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। इफ सरफेस इज कर्व, ये बच्चों सरफेस टेढ़ा मेढ़ा हो, सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड यू हैव अ कर्व सरफेस, ऐसे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, और सरफेस क्या हो, कर्व हो, ठीक है। तो इसका छोटा हर एलिमेंट, अब इसके पहले क्या था, कहीं कोई भी एलिमेंट लेते थीटा क्या होता, सेम होता, लेकिन इस केस में बच्चों थीटा क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। इस केस में इस एलिमेंट का थीटा बच्चों इधर आएगा, इतने पोर्शन का पैरेलल हो जाएगा, इतने पोर्शन का इधर आएगा, इस पोर्शन का इधर आएगा, मतलब हर एलिमेंट का बच्चों थीटा क्या होगा, अलग अलग होगा। सरफेस कर लिखेंगे, देन थीटा और ईच एलिमेंट विल बी डिफरेंट, थीटा बच्चों हर एलिमेंट से क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आप एक छोटा सा पोर्शन ले लो जिसका एरिया कितना डी ए, तो बी ए बच्चों बी ए एंगल थीटा है, ये क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये क्या है, नॉर्मल है ना जी। तो बताओ इस छोटे से पोर्शन की वजह से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो यहां लिखेंगे फ्लक्स मींस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट डीए से क्या होगा, आप बताओ, डी फाई इक्वल टू, बोलो बच्चों, बी कॉस थीटा इंटू डी ए, तो डी फाई हो जाएगा बी डी ए कॉस थीटा, तो डी फाई बच्चों कितना हो जाएगा, बी डॉट डी ए, अब टोटल फ्लक्स क्या होगा बच्चों, एरिया को ऐसे छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर के बना मान सकते हैं, इस पूरे एरिया को ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर के बना हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो अब यहाँ आप लिख सकते हो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट विल बी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे एरिया का निकाल करके हम सम करें, मीन्स क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। यहाँ लिखेंगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू होल एरिया, थ्रू होल सरफेस लिख दो, ओबीएस है। तो 5 बच्चों कितना हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल, कोई लिमिट नहीं है जी, सरफेस इंटीग्रल मतलब पूरे सरफेस के लिए, ये क्या हो जाएगा बी डॉट डी ए, और इफ सरफेस इज क्लोज्ड, if surface is closed, ये बच्चों सरफेस क्लोज हो तो फाई क्या होगा, पूरे क्लोज्ड सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल, ये क्लोज सरफेस का सिंबल है ना, दोनों का मीनिंग एक ही है, पर ये ऐसे कोई ऐसा सरफेस था, कर्व था, लेकिन क्लोज नहीं था, और ये सरफेस क्या हो, क्लोज हो, तो 5 बच्चों कितना हो जाएगा बी डॉट डी ए, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए ओवर दैट क्लोज सरफेस, 5 इंटीग्रेशन बी डॉट डी, दोनों का सबका मीनिंग, बी ए कॉस थीटा का भी मीनिंग वही है, इसका भी मीनिंग वही, सबका मीनिंग एक है, मीन्स टोटल फ्लक्स, लेकिन एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो गए, सरफेस कर्व था, हर एलिमेंट के लिए थीटा बच्चों क्या आया, अलग अलग आया, तो पहले हम एक एलिमेंट से निकालेंगे। सर वो नॉर्मल पे क्या लिखा है, क्या ब्लर सर वो जो नॉर्मल जो क्या लिखा है, नॉर्मल जो आपने ड्रॉ किया है डीए पे, अच्छा, यहाँ नॉर्मल मैंने लिखा है, ये बी कॉस थीटा लिखा, ओके सर, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ गया यार, आज फर्स्ट डे है, सब समझ में आ भी रहा होगा, फर्स्ट डे है, धीरे धीरे आप सब समझेंगे। तो बच्चों ये क्या है, ये भी बी ए कॉस थीटा ही है, लेकिन वो फ्लैट सरफेस के लिए था, एक कर्व सरफेस, छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाले, और इसके बाद इस पूरे एरिया को ऐसे छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर के बना मान सकते हैं, हर एलिमेंट का फ्लक्स निकाल के सम करें, मीन्स इंटीग्रेट करें, यस स्टैंड्स फॉर एरिया सरफेस इंटीग्रल, इसे सरफेस की से क्या मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू बताता है,
इस सरफेस इज क्लोज्ड, ये क्लोज सरफेस का बस साइन आपने लगा दिया है बस, और बाकी दोनों मीनिंग एक ही है। चलिए बच्चों, इस दोनों फार्मूले का कोई यूज नहीं, आपका मेन फार्मूला वही फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा वाला। एक है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, एक्स्ट्रा मैं बता दूं, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, मुझबानी सुन लो, नो नीड टू नोट इट। सपोज बच्चों यू हैव अ मैग्नेट यस और यन, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों जाती है उतनी फील्ड लाइंस क्या आती है, जितनी गई उतना आई। क्लोज सरफेस में है ये, जितनी फील्ड लाइंस गई है उतना क्या करेगी, एंटर की है। तो नेट फ्लक्स बच्चों कितना हो गया, 0। तो फाई इक्वल टू बी डॉट डी ए होता है ना, सरफेस इंटीग्रल फॉर अ क्लोज सरफेस, तो फ्लक्स कितना है, 0। तो आप बोल दोगे बच्चों सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज 0। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, फ्लक्स की वैल्यू 0 है, मतलब पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, पोल्स हमेशा पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। आप जब बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ोगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैक्सवेल के इक्वेशंस आएंगे, तो एक मैक्सवेल का इक्वेशन आ जाएगा गॉस लॉ वाला, एक इक्वेशन आ जाएगा गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है, एक आ जाएगा एम्पियर सर्किटल लॉ का, ठीक है, और एक उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइकल फैराडे का। ये चारों लॉज हैं, तो बात की बात है। तो बी डॉट डी इक्वल टू 0 आया, मतलब क्या हुआ बच्चों, फ्लक्स 0 आया, मतलब जितनी फील्ड लाइन ठीक है उतनी आ रही, तो निकलेंगे कब, जब या नयन पोल रहेगा, आएगी कब, जब यस पोल रहेगा, मतलब पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स होता है। ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है, ठीक है, जानो तो अच्छी बात है, मैं जाना तो कोई बुरी बात नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, डब्ल्यू से उसको लिखते हैं वेबर। तो फाई इक्वल टू बच्चों क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। ये 1 वेबर कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला हो, सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, और बच्चों ये भी 1 होना चाहिए ना, तो थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री। 0 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। तो यहां लिखेंगे व्हेन सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर, when surface of area 1 meter square is held normally सर वो cos 0 in magnetic field of strength 1 Tesla at right angle का दो या normally का दो, when surface of area 1 meter square is held at right angle in magnetic field of strength 1 Tesla, then flux, magnetic flux, m flux is the magnetic flux through this surface is called as 1 Weber. कितना कहलाएगा बच्चों, 1 Weber कहलाएगा। When surface of area 1 meter square is held normally in magnetic field of distance 1 Tesla, then magnetic flux through this surface is called as बच्चों कितना, 1 Weber। ठीक है, तो 1 Weber आप डिफाइन कर लोगे। एक ऐसा कॉइल लो जिसका सरफेस कितना भैया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का, और वह कितने स्ट्रेंथ आप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, सपोज दिस इज कॉइल, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर मान लो, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितने स्ट्रेंथ का हो, 1 टेस्ला का हो, और मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के क्या हो, सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मतलब कॉइल इज हेल्ड नॉर्मली इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब ये हुआ। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कितना हो जाएगा, 1 टेस्ला हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यार, है ना। व्हेन सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज हेल्ड नॉर्मली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओबीएस है, 1 टेस्ला है, यूनिफॉर्म हुआ, इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 टेस्ला, then magnetic flux through this surface is called as 1 Weber। ठीक भैया,
चलो, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है? व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? डू यू नो? सीजीएस यूनिट बच्चों क्या होती है? एनीवन ऑफ यू? व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? बोलो। मैक्सवेल सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल, है ना बच्चों? तो 1 मैक्सवेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो। फाइव इक्वल टू बी ए कॉस थीटा से बोलो। फाइव इक्वल टू बी ए कॉस थीटा से बोलो। ये सीजीएस यूनिट 1 मैक्सवेल कब होगा? जब ये 1 गॉस हो, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और एक कॉस 0 हो। कॉस 0 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। तो आप इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं बच्चों, मुझबानी समझ लो। वेल सरफेस ऑफ एरिया, एक कॉइल जिसका सरफेस का एरिया कितना हो बच्चों? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और वो कॉइल नॉर्मली हो इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिस्टेंस 1 गॉस, देन उससे जो फ्लक्स लिंक होगा दैट इज कॉल्ड एज 1 मैक्सवेल। तो बच्चों मैं बता देना चाहता हूं आपको, ये सब आपको 2-4 बार समझते तो आप हैं ही, लेकिन उसको रिटेन भी करना होता है यार। जैसे व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? तो ये तो क्या होगी बच्चों? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई। इसमें कौन सा दिमाग तुम लगाओगे? इसको तुमको याद करना पड़ेगा। तो इसलिए फिजिक्स की लर्निंग कैसे होती है? कॉन्सेप्ट को समझ करके, रियल सिचुएशन में उसको ढाल करके लर्न करना होता है, समझना होता है। जब हम समझ जाते हैं तो रिटेन करना बड़ा आसान होता है, और जब हम समझेंगे नहीं ना तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे पास हो जाओगे सब लोग, रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हो, तो सरस्वती माता के दरबार में इतना अन्याय नहीं होता है। तो अब हाउ यू रिलेट? सर मैक्सवेल की कोई यूनिट कोई क्या? मैक्सवेल की कोई सिंबल नहीं है लिखने के लिए? वीबर का नहीं डब्ल्यू नहीं, भी कुछ है, नहीं है, बहुत पॉपुलर यूनिट नहीं है, कोई पॉपुलर यूनिट नहीं है, बहुत का सिंबल नहीं होता है। ठीक है, चलो बच्चों लिखेंगे 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। 1 वेबर में कैसे? फाइव इक्वल टू आपने क्या पढ़ा बच्चों? बी ए कॉस थीटा पढ़ा है। तो 1 टेस्ला 1 वेबर बच्चों कब होगा फ्लक्स? फ्लक्स 1 वेबर का जब मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, और बच्चों ये क्या हो? कॉस 0 हो। तो 1 टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। 1 मीटर स्क्वायर में 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, और कॉस 0 तो 1 हो जाती है। इसकी चर्चा ही नहीं करनी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 10⁸ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर होता है मैक्सवेल होता है। तो 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, ये सब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। नीट और आईआईटी में कभी काल बहुत रद्दी क्वेश्चन आ जाते हैं जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर। ठीक है, तो ये सब भी आपको याद करने हैं। ठीक है, चलो बच्चों, हर जगह दिमाग तो लगता ही है, लेकिन कुछ बातें आपको याद भी करनी पड़ेगी। जैसे हु इज प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज डेट ऑफ बर्थ ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे जरा बताओ? याद करना पड़ेगा ना यार। ऐसे फिजिक्स में बहुत सी इंफॉर्मेशन होती हैं जिसको हम लोगों को गैदर करना पड़ता है। चलो बच्चों, अब यहाँ लिखो सिंस फाइव इक्वल टू क्या होता है बच्चों? बी ए होता है, बी ए। तो बी कितना हो जाएगा बच्चों? आई बाई ए। बी ए का मतलब हाफ बाबा। बी ए का मतलब क्या हुआ? आधा बाबा। आई इक्वल टू क्या हुआ बच्चों? बी ए। तो बी इक्वल टू क्या हुआ? 5/a। तो वन मोर या अनदर, वन मोर यूनिट ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की बच्चों एक यूनिट क्या होगी? विल बी, बोलो क्या यूनिट होगी? वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम टेस्ला के प्लेस पर यूज कर सकते हैं। टेस्ला के प्लेस पर बच्चों हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखो बी इक्वल टू 5/a है ना, 5 मतलब फ्लक्स, एक मतलब एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया।
जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो डेंसिटी का होता है, तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया की वजह से बी का नाम क्या हो गया बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देखेंगे ड्यू टू दिस फॉर्मूला B is also strength of magnetic field is also called as क्या बच्चों? What called as? Magnetic flux density. Magnetic flux density. फिर बच्चों स्टार मार्क बनाओ। इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फिर एक स्टार मार्क बनाओ। डायमेंशंस ऑफ फाई मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशंस क्या होंगे? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? देखो बच्चों, फाई इक्वल टू बी ए। अब आपको बी का निकालना होगा तो एफ इक्वल टू क्यू बी होता है ना, तो बी इक्वल टू एफ बाई क्यू वी कर देना। एफ का क्या होगा? एम एल टी। मुझे याद है बी का एम टी माइनस टू ए माइनस वन। बी का मैं सीधे बता दूं, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। ये बी का हुआ। एरिया का क्या हो गया? एल टू। तो बच्चों क्या आ जाएगा? एम एल टू टी पावर माइनस टू ए पावर माइनस वन विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। फाई इक्वल टू एम एल टू टी पावर माइनस टू ए माइनस वन। दिस इज फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एम एल टू टी पावर माइनस टू ए माइनस वन। आपको जैसे ना कई बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, तो बी का निकालना नहीं पड़ेगा। नहीं तो नहीं याद होगा, निकालना पड़ेगा। एफ का एम एल टी पावर माइनस टू, क्यू को बच्चों क्या एटी, वी के कितना एल टी माइनस वन। तो टी और टी माइनस वन कैंसिल होगा, एल से कैंसिल हो जाएगा। तो एम टी माइनस टू ए या एम्पियर वाला ऊपर जाएगा, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। भैया इस ए और इस ए में अंतर है। यह जो फार्मूले में ए है दैट इज एरिया। फार्मूले में जो ए है वह एरिया है, और डायमेंशनल फार्मूले में, मैथमेटिकल फार्मूले में जो फाई इक्वल टू बी ए वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें ए स्टैंड्स फॉर एरिया, लेकिन डायमेंशनल फार्मूले में जो ए आया दैट स्टैंड्स फॉर एम्पियर। इस एरिया का हमने लिखा कितना आया? एल स्क्वायर। तो एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड बच्चों इंफॉर्मेशन है। अब हम समझते हैं कि आपने बहुत अच्छे ढंग से इस कॉन्सेप्ट को लर्न कर लिया है। ठीक है, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव यू कैन आस्क। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिए। ठीक बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं मैं एंड करता हूं, और इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में, और अच्छे ढंग से बच्चे हम लोग और सब लर्न करेंगे। ठीक बच्चों, सर थैंक यू एवरीवन। हाँ बोलो। सर सर ये जो